हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर सीडीएस का पेपर की एनालिसिस लेकर के आइए, सीडीएस के पेपर की एनालिसिस लेकर के आइए। अभी सीडीएस 1 का एक पेपर हुआ है, यूपीएससी सीडीएस, और उस पेपर को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि यूपीएससी सीसैट में भी जो है एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नहीं तो थोड़ा-सा क्वेश्चन मतलब थोड़ा-सा ट्विस्ट करके, डिजिट चेंज करके, कुछ-कुछ ऐसा यूपीएससी पूछ सकता है। तो मैंने सोचा कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएँ। अब होता क्या है कि यूपीएससी सीडीएस का जो एग्जाम होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री भी है, उसके सिलेबस में अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है, नंबर सिस्टम भी है, अर्थमेटिक भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो एक्चुअली आपके काम के हैं नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये यूपीएससी सीसैट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीसैट से रिलेटेड वीडियो है, तो एक्चुअली इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो सीसैट में एक्सपेक्टेड है। तो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने पिकअप किए हैं जो कि यूपीएससी सीसैट में पूछे जा सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या वो एज इट इज़ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि वो जो क्वेश्चंस थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी सीसैट में पहले भी पूछे जा चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में। तो होता क्या है कि यूपीएससी ऑल द आई मीन ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने सारे एग्जाम्स में पूछता है। तो देखिए ज़रा इस पेपर को डिस्कस करते हैं। ये सीडीएस 1 का पेपर है जो कि अप्रैल 2026 को हुआ था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगा, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द सम p प्लस q, जहां पे p की वैल्यू है 5 टू द पावर 5 इंटू 15 टू द पावर 15 इंटू 25 टू द पावर 25 इंटू 35 टू द पावर 35। अब इसमें देखिए आप, इसमें p जो है उसमें 5 की पावर है और उसके बाद ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 इनकी पावर्स है। तो एक्चुअली p का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा और q जो है वो है 10 रेज टू द पावर 10 इंटू 20 रेज टू द पावर 20 इंटू 30 रेज टू द पावर 30 इंटू 40 रेज टू द पावर 40। तो q का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, लेकिन जब आप p प्लस q का यूनिट डिजिट लेंगे तो वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली कह रहे हैं कि हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द सम p प्लस q। तो एक्चुअली एक भी जीरो नहीं होगा इसके यूनिट में। ठीक है, तो आंसर इज 0। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी आप लोग गलत कर देते हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल कूल माइंडेड होकर एग्जाम मतलब इन क्वेश्चंस को देखिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखिए ज़रा, इसमें लिखा हुआ है 8 men and 24 women can finish a piece of work in one day। 8 men and 24 women can finish a piece of work in one day। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है while 12 men and 18 women can finish a piece of work in again one day। ठीक है, सो एक दिन में 8 men and 24 women जितना काम कर रहे हैं, इसको देखिए, एक दिन में 8 men and 24 women जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम 12 men and 8 women एक दिन में कर रहे हैं। तो ये दोनों यूनिट ऑफ वर्क इक्वल होंगे। ठीक है, तो जो आप इसको इक्वेट करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 4 men इज इक्वल टू 6 women। 4 men इज इक्वल टू 6 women, और यू कैन से 2 men इज इक्वल टू 3 women। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि 2 men इज इक्वल टू 3 women। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 25 men and 72 women टू फिनिश दैट वर्क। 24 men प्लस 72 women टू फिनिश दैट वर्क। मुझे ये बताइए, जब 2 men की वैल्यू 3 women के इक्वल है तो 24 women कितने women के इक्वल होंगी? 24 men कितने women के इक्वल होंगे? 24 men हो जाएंगे 36 women के इक्वल। उसका रीजन है 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3। तो men जो है वुमेन के रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स एफिशिएंट है, तो 24 का 1.5 टाइम्स हो जाएगा 36। तो 24 men इज इक्वल टू 36 women प्लस 72 women, ये हो गया 108 women। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 108 women उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप यूज कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 8 men प्लस 24 women। 8 men, 8 को अगर आप 1.5 टाइम्स करते हैं तो आ जाएगा 12। तो 8 men इज इक्वल टू 12 women। 12 women प्लस 24 women, ये हो गया 36 women। 36 women किसी काम को 1 डे में कंप्लीट करते हैं। 36 women कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे।
सो 108 women कैन फिनिश दैट पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज? तो देखिए इफिशियंसी जो है 36 का ये थ्राइस होता है 108, ठीक है? तो इफिशियंसी 3 टाइम्स हो गया तो टाइम 1/3 हो जाएगा, ठीक है? तो अगर 36 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, then 108 women can do the same piece of work in 1/3 days, ठीक है? तो the answer will be 1/3. Everybody, the answer is 1/3 of a day. A option is the correct choice. It's a simple question, but yes, you should be knowing how to convert the efficiency and you should be knowing the ratio as well, ठीक है? It's a good question, but a simple question. Okay, चलिए जरा next question. अब next question जो है question number 11. Question number 11 says 7 times of a 2-digit positive number is equal to 4 times the number obtained by reversing of the digits. How many such 2-digit numbers are possible? So एक 2-digit का नंबर ले लीजिए AB. So AB है 10A plus B, ठीक है? और रिवर्स ऑफ इट्स डिजिट्स इज 10B plus A, ठीक है? तो 7 times of a 2-digit positive number is equal to 4 times of the number obtained by reversing the digits, ठीक है? सो ये हो गया 70A plus 7B is equal to 40B plus 4A. तो अब इसका क्या हुआ 66A is equal to 33B. तो 2A is equal to B, ठीक है? अच्छा, A जो है बिटवीन 1 and 9 होगा और B भी बिटवीन 1 and 9 होगा, ठीक है? तो A की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? अब देखिए क्या आ रहा है 2A is equal to B आ रहा है, तो A की पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4 आप ले सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग B क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस 2, 4, 6, 8. तो नंबर्स आपके क्या बने? नंबर बने 12, 24, 36 एंड 48, ठीक है एवरीवन? अब देखिए एक नंबर को मैं उठाता हूँ और क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, तो लिखा हुआ है ओरिजिनल नंबर का 7 टाइम्स 12 into 7 इज इक्वल टू 84, और इस नंबर का रिवर्स 21 का 4 टाइम्स 84, ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं. क्वेश्चन पढ़िए 7 टाइम्स ऑफ अ 2-digit पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है? तो ऐसे कितने नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? तो ऐसे 4 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 12, 24, 36 एंड 48, ठीक है एवरीवन? सो द आंसर इज 4 सच नंबर्स आर देयर, ठीक है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है? और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आप एग्जाम में सॉल्व करिए, नहीं करके जाते हैं तो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हों अपने प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है? चलिए आगे बोलते हैं. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिखा हुआ है इन व्हाट ड्यूरेशन ₹3300 become ₹3399 at 12% per annum इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली. क्वार्टरली देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स को आप 3 मंथ्स के कितने क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 क्वार्टर्स में, ठीक है? 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर में आप डिवाइड कर, पर एनम की बात हो रही है एंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, सो 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपने डाले 3300 रुपीज़ और वो यहाँ पे हो गए हैं कितने? 3399. देखिए बात समझिए, 3399 का मतलब क्या होता है? 3300 आपने डाले थे और वो 3399 हो गए. इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिला 99 रुपीज़. 99 रुपीज़ 3300 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है? 3%. 3% का आपको इंटरेस्ट मिला है और ये 12% पर एनम है. 12% पर एनम एक क्वार्टर में कितना होगा? 12% पर एनम है, एक क्वार्टर में वो 3% ही होगा एक्चुअली, ठीक है? तो आप ये समझ लो कि 3% इंटरेस्ट जनरेट हुआ है और 3% इंटरेस्ट जनरेट होगा 3 मंथ्स में, ठीक है? तो एक्चुअली सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वो पैसा डाल के रखा गया और उसको फिर निकाल लिया गया. तो 3 मंथ्स में जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो 99 रुपीज़ हुआ, तो आपके 3300 रुपीज़ हो गए 3399. ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगेन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करके गए हैं तो आपको क्वेश्चन देख के ही डर लगेगा और आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, या इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, क्वार्टरली, ये सब आता है तो हम थोड़ा सा जो है डर जाते हैं. तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर सॉल्व करिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 says x can do a piece of work in 4 days, y can do the same piece of work in 6 days. ठीक है, x and y, x 4 days, y 6 days.
एलसीएम 12, तो 12 एलसीएम का मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो x जो है वो काम कर रहा है 3 यूनिट्स पर डे और y जो काम कर रहा है वो 2 यूनिट्स पर डे काम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ x एंड y वर्क ऑल्टरनेटली स्टार्टिंग विद x देन द पीस ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन 5th डे, ठीक है। तो देखिए वो ये कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट ऑर्डर में अगर काम किया जाए और x शुरुआत करे तो क्या होगा कि 3 2 3 2 3, ठीक है। इस तरह से काम अगर चले, फर्स्ट डे x ने किया 3 यूनिट्स, देन 2, देन 3, देन 2, देन 3, ठीक है। तो अब जरा आप इसको ऐड करिए, सो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 प्लस 3 13, तो 5 डेज में 13 यूनिट वर्क खत्म हुआ एक्चुअली देखा जाए तो इट मीन्स क्या हुआ कि 5th डे में पूरा काम 12 यूनिट खत्म हो गया। ये बात बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट की जो है 5th डे में पूरा 13 यूनिट वर्क खत्म हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आइए, फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, सेकंड पे आइए। सेकंड कह रहा है कि इफ x एंड y वर्क ऑल्टरनेटली स्टार्टिंग विद y देन द पीस ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड इन लेस देन 5 डेज, ठीक है। y से स्टार्ट कर लीजिए, 2 3 2 3 2, इस पूरे को जो आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए अगर आप x से नहीं y से शुरुआत करते हैं तो अगर y काम को शुरू करेगा तो एग्जैक्टली 5 डेज में द वर्क विल बी कंप्लीटेड, एग्जैक्टली 5 डेज, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग, स्टेटमेंट इज सेइंग लेस देन 5 डेज, नो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फर्स्ट ओनली, ठीक है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ओनली, ठीक है एवरीवन, फर्स्ट ओनली। और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीसैट में भी एक्सपेक्टेड है, इस तरीके के क्वेश्चंस, ये आप समझ लीजिए। तो इसलिए प्लीज़ ये सेशन आप लोगों की डिमांड पे मैंने बनाया है और मैं चाहूँगा कि इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इसको देखिए प्लीज़, क्योंकि ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी सीसैट में ऐसे ही मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 12 men वर्किंग 8 hours per day can build a wall of length 100 meters, breadth 20 centimeter and height 5 centimeter in 10 days, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बाई w2, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करिए और पुट द वैल्यूज गेट द आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो आइए इसको जरा करते हैं। 12 men 8 hours कैन फिनिश 10 days, w कितना है 100 मीटर, 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.20 हो जाएगा ये, एंड दिस इज 5, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो 16 men 10 hours per day कैन बिल्ड द वॉल 200 मीटर, ब्रेथ 60 सेंटीमीटर 0.6 एंड ये हो गया 5, ठीक है। सो देखिए एवरीवन 20.20 इंटू 5 हो गया 1, ठीक है। तो ये पूरा 100 हो गया, ठीक है। और 0.60 इंटू 5 हो गया 3, सो इसको हटा के मैं सीधे 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। सो ये हो गया 100 और ये हो गया 600, ठीक है। तो इसको कैंसिल करके मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सो 12 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सो 10 से 10 कैंसिल हो गया, दिस इज 2 एंड दिस इज 6 6 36, 36 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जरूर कीजिए, just by getting the values you can get just by putting the values you can get the answer। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल करने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन P starts from station X for station Y and another train Q starts from station Y for station X at the same time. After passing each other, P takes 4 hours to reach Y and Q takes 1 hour to reach X. If the average speed of P is 60, then what is the average speed of Q? Everyone, ये क्वेश्चन जो है ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। इसमें होता क्या है कि इस टाइप के फिनोमिनन में स्पीड ऑफ P रेशियो स्पीड ऑफ Q इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय Q इज टू टाइम टेकन बाय P, ये होता है। तो टाइम टेकन बाय Q इज व्हाट 1 hour एंड P takes 4 hours, so this is 1/4, सो ये हो गया 1/2, ठीक है। अब एस क्यू कितना हो गया, एस क्यू स्पीड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड ऑफ पी। स्पीड ऑफ पी दे रखे 60,
तो स्पीड ऑफ की हो जाएगा 2 इंटू 60 विच इज 120। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हम लोग की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। मतलब एक्चुअली यूट्यूब पे हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने पूरी की पूरी अर्थमेटिक पढ़ा रखी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। मतलब पूरी की पूरी अर्थमेटिक हमने पढ़ा रखी है एंड इसके अलावा कुछ हमने नंबर सिस्टम के वीडियोस भी डाले हुए हैं, उनको भी आप देखिए और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी सीसैट में भी एक्सपेक्टेड है, ये मैं आपको कह सकता हूँ बहुत आराम से। ठीक है, चलिए ज़रा आगे बढ़िए। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग विदाउट स्टॉपेजेस अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेजेस इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है जब वो विदाउट स्टॉपेज चल रही है, तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाती है, और जब वो विद स्टॉपेजेस चलती है तो वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो देखा जाए तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलने का उसका पोटेंशियल है ट्रेन का। ठीक है, विदाउट स्टॉपेज 1 घंटे में 1 किलोमीटर। तो अगर वो 12 किलोमीटर लेस जा रही है तो इसका मतलब वो 12 मिनट तक जो है स्टॉपेजेस में रुक रुक के अपना टाइम लगा रही है। ठीक है, तो 12 मिनट जो है उसको लेस मिल रहे हैं सेकेंड टाइम में, तो 12 मिनट्स तक वो स्टॉपेजेस पे रुक रही है बस। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सोचिए और ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई मैथ्स या किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, जस्ट थिंक ऑन इट, थिंक अबाउट दिस एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग अ पर्सन गोज डाउन स्ट्रीम एट x किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट y किलोमीटर पर आवर। देखिए अज्यूम कर लीजिए कि बोट में जो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो b है। ठीक है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो s है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x इज इक्वल टू बी प्लस एस, स्ट्रीम की स्पीड s और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में b, और डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा b माइनस एस। ठीक है, तो b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, s इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ वाटर। तो b इज टू s हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई एंड 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ना सोल्यूशन, ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ। अगर मुझे ये क्वेश्चन देखना होगा तो मैं इसको देखते ही सॉल्व कर दूंगा, सी ऑप्शन मार्क कर दूंगा। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेइंग द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ x टू y इज 4:5। ठीक है, और उसके बाद k years ago द रेशियो वाज 1:2। ठीक है, देखिए ये k years ago रेशियो है और ये प्रेजेंट रेशियो है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस कितना है, 3, तो ये डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल इफ k इज लेस देन 10। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि ये जो 3 है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि द एजेस आर एक्सप्रेस इन कंप्लीट ईयर्स। कंप्लीट ईयर्स का मतलब इंटीजर्स। तो ये जो डिफरेंस है ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो ये 3 हो सकता है या 6 हो सकता है या ये 9 हो सकता है। मैंने 12 नहीं लिया, उसका रीजन क्या है कि वो कह रहे हैं लेस देन 10। ठीक है, तो लेस देन 10 में 3 के कितने मल्टीपल आते हैं, लेस देन 10 में 3 के मल्टीपल्स 3 हो सकते हैं, 3, 6 एंड 9। तो k की पॉसिबल वैल्यूज आर 3 ओनली, 3, 6, 9। ठीक है, दैट्स इट। ये सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस वाला कॉन्सेप्ट कर रखा हो बहुत अच्छे से। और अगर नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ हमारी यूट्यूब पे एक फ्री प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लीजिए, उसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया है। आप उसको देख लीजिए, हार्डली आपको 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट में आप ये चैप्टर पूरा सीख जाएंगे बहुत अच्छे से, और फिर ये क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल लगने लगेंगे। अदरवाइज आप इसको अगर फॉर्मूले से करेंगे एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा और शायद सॉल्व भी ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज सेइंग दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखिए और उसको अच्छे से लिख लीजिए। 27 रेज टू द पावर 27, सो दिस इज 3 क्यूब। 27 3 क्यूब होता है, 3 क्यूब रेज टू द पावर 27 माइनस 9 होता है 3 स्क्वायर टू द पावर 40 माइनस 3 टू द पावर 79। ठीक है,
तो ये हो गया 3 to the power 81 माइनस 3 to the power 40 माइनस 3 to the power 79, ठीक है। अब आप इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 to the power 79 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, तो ये बन गया 3 to the power 79 और ये बन गया 9 माइनस 4, तो ये बन गया 5। अब इसके कह रहे हैं कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो देखिए 1 तो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा 5 इसका एक फैक्टर हो गया और 3 स्क्वायर ये भी इसका एक फैक्टर हो गया। ऐसे तो इसका फैक्टर मतलब इसके 3 to the power 79 के टोटल 80 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि 10 से लेस है, तो 10 से लेस इसके 3 फैक्टर्स ही हो सकते हैं, सॉरी 4 फैक्टर्स हो सकते हैं, 1, 3, 5 एंड 9। ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं इस एक्सप्रेशन के जो कि लेस देन 10 है बस, ठीक है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन इज सेइंग is divisible by how many natural numbers less than 10? So the answer is more than 3, which is 4. ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना चाहिए। अगर आपने पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो डाला था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि 1 क्यों फैक्टर होगा, और 1 तो बाय डिफॉल्ट सबका फैक्टर होता है, तो 1 को आप क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो एक्चुअली 1 बाय डिफॉल्ट सभी का फैक्टर होता है, इसीलिए कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिवियल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब मैं सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ पर्सनली, बट प्लीज़ मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ पढ़ाई करिए, ठीक है, सो दैट ये छोटे छोटे डाउट्स आपके खुद से ही सॉल्व हो जाएं। और ये इतने छोटे छोटे डाउट्स हैं, लेकिन एग्जाम में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। उसका रीज़न आप देखिए कि ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, 1, 2, 3, मोर देन 3, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप 1 को नहीं अज्यूम करते तो आपके 3 फैक्टर्स आएंगे फिर, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप कुछ गलती करते हैं तो 2 फैक्टर्स आएंगे, सब कुछ ऑप्शंस में 1, 2, 3 एंड मोर देन 3, एवरीथिंग इज देयर इन द ऑप्शंस, कि आप एक नंबर भी आप मिस करें वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो गलती करने के चांसेस उन्होंने आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से गलतियों से बचें, राइट। हाउ टू अवॉइड योर मिस्टेक्स, इट्स अप टू यू, राइट एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, आई मीन यूपीएससी सीसैट, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग इफ एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू वेयर पी इज ग्रेटर देन क्यू इज जी, ठीक है। तो पी इज द मल्टीपल ऑफ जी, पी लेट्स से इट इज जी एक्स एंड क्यू इज जी वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द एचसीएफ ऑफ पी एंड पी प्लस क्यू इज जी। यस एवरीवन, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज पी की वैल्यू हो गई जी एक्स और इसकी वैल्यू हो गई जी टाइम्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसका जो आपका एचसीएफ आएगा वो आपका इसका एचसीएफ आएगा जी, ये बात सही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये हो गया जी एक्स और ये हो गया जी टाइम्स एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, इसका भी एचसीएफ आपका जी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट, कि सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, सो 1 and 2 बोथ, राइट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ओके एवरीवन। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एग्जाम में जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो थोड़ा सा लगता तो है ये कि यार ये सही होगा कि नहीं होगा, डबल चेक भी आप करते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए लिखा हुआ है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 44 एंड 4620 रिस्पेक्टिवली। देखिए एवरीवन, 44 एंड 4620, 4620 को मैं लिख सकता हूँ 44 प्लस 220, ठीक है। देखिए एलसीएम इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, वी ऑल नो दैट एलसीएम इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि इसका कौन सा मल्टीपल है। सो दिस इज 44 इंटू 100 प्लस 44 इंटू 5, सो दिस इज 44 इंटू 105, ठीक है। सो एक नंबर 44 एंड दूसरा नंबर 44 इंटू 105, आई मीन एचसीएफ है 44, एलसीएम है 44 इंटू 105। अब 105 को मैं बहुत अलग अलग तरीकों से लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको लिख सकता हूँ 105 को 21 इंटू 5, मैं इसको लिख सकता हूँ 15 इंटू 7, मैं इसको लिख सकता हूँ 35 इंटू 3, ठीक है। अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग नंबर चेंज होते जाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट नंबर है 24 इंटू 21 और सेकेंड नंबर है 44 इंटू 21 एंड 44 इंटू 5। एक तो ये हो सकता है पेयर, और दूसरा हो सकता है 44 इंटू 15
44 इंटू 7, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है 44 इंटू 35 एंड 44 इंटू 3, 3 इंटू 44, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपके नंबर हो सकते हैं, ये मतलब पॉसिबल पेयर्स है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 55, 55 का मतलब ये हुआ कि आप ये समझिए कि 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 का मतलब हो गया 11 इंटू 4 इंटू 5, सो दिस इज 55 इंटू 4। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 55 द क्वोशंट इज 4 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो इसका मतलब p जो है वो है आपका 55 इंटू 4। तो एक नंबर 55 इंटू 4 है, ठीक है। 55 इंटू 4 को आप देखें तो ये इक्विवेलेंट टू 44 इंटू 5 है, ठीक है, 44 इंटू 5। तो एक नंबर आपका 44 इंटू 5 है, तो दूसरा नंबर 44 इंटू 21 होगा, ठीक है। तो 44 इंटू 21 की वैल्यू क्या होगी? 44 इंटू 20 की वैल्यू क्या होगी? 880, 880 प्लस 44, 924, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका आ जाएगा 924, ठीक है एवरीवन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि LCM इज ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ SCF, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन हाँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन UPSC CSAT में भी एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 एक सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 600, 631 एंड 724 लिविंग द सेम रिमाइंडर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यहां पे आप डिफरेंस ले लीजिए और उसका SCF ले लीजिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 31 और इसका डिफरेंस 93 और इसका जो SCF आ गया वो आ गया 31, ठीक है। तो 31 एक ऐसा नंबर होगा जिससे आप इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें या इसको डिवाइड करें, आई मीन 600 को डिवाइड करें, 631 को डिवाइड करें या 724 को डिवाइड करें, सबका रिमाइंडर सेम ही आएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, तो ये क्वेश्चन सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में ढूंढ ढूंढ करके करिए और ज़रूर करिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 says what is the LCM of 3.6, 0.009 and 0.27? So 3.6 is 36 divided by 10, 9 divided by 1000 and 27 divided by 100. So these are three fractions. LCM of fractions is what? LCM of fractions is what? This is the LCM of numerators. So 36, 9 and 27, the LCM of numerators divided by SCF of denominators. So SCF of denominators is 10. So this is 10.8, right? So the answer is 10.8. Okay. सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि LCM ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है और SCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, तब ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 is saying what is the greatest possible speed at which a person can walk 13.3 kilometer and 20.0 or 20.9 kilometer so that the time in hours required in each case is a whole number. It means we need to find the SCF of these two numbers, 13.3 and 20.9. We need to find the SCF of these numbers. So SCF of these numbers is 1.9, ठीक है, because 19 sevens are 133, ठीक है, और 19 into 11 is 209, ठीक है, 19 into 11 is 209. Alright, because 19 into 10 is 190, 190 plus 19 is 19 into 11, ठीक है everyone, right? ठीक है, so this is 1.9 kilometer per hour. This is the answer. Actually very simple question, ठीक है. Okay, now the question is what is the sum of all the divisors of 256? What is the sum of all the factors of 256? This question is based on a very interesting property जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है शायद, कि if you do 1 plus 2, so the result is 3, which is 2 square minus 1. If you do 1 plus 2 plus 2 square, the result is 7, which is 2 cube minus 1. If you do 1 plus 2 plus 2 square plus 2 cube, so the result is 15, which is 2 raised to the power 4 minus 1. So the property is 1 plus 2 plus 2 square up to 2 raised to the power n. This is equal to 2 raised to the power n plus 1 minus 1. ये प्रॉपर्टी है, इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 256?
256 का मतलब होता है 2 रेज टू द पावर 8। सो 2 रेज टू द पावर 8 के कितने फैक्टर्स होंगे? इसका फैक्टर होगा 1, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब अप टू 2 रेज टू द पावर 8। तो ये आपको इन सब का सम करना है। तो 1 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 रेज टू द पावर 8 तक आपको ऐड करना है। तो इसका टोटल सम आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 9 माइनस 1। 2 रेज टू द पावर 9 is 512. 512 minus 1, which is 511. So the answer is 511. It's a, I won't say it's a simple question, but हाँ, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो एक सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला भी होता है, आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप सारे फैक्टर्स को ऐड करिए, फिर ऐड करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन करना, राइट। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप इसमें देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, और एग्जाम में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज सेइंग 2 consecutive natural numbers are always co-prime. Yes everyone, 2 consecutive natural numbers are always co-prime, क्योंकि अब आप जब भी 2 consecutive natural numbers लेंगे तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उनका SCF हमेशा 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं इफ m and n आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब भी को प्राइम होता है। ठीक है, इफ m and n आर को प्राइम देन m into n इज ऑलवेज इवन। ऑलवेज इवन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कोई दो ऐसे नंबर लीजिए जो आपस में को प्राइम है। जैसे मान लीजिए 9 and 25, तो 9 and 25 ये दो ऑड नंबर हैं और ये रिलेटिवली को प्राइम है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो क्योंकि इनके बीच में SCF 1 है। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा 225। ठीक है, ऑड इंटू ऑड, ऑड नंबर देगा। तो ऑलवेज इवन ये कॉन्सेप्ट तो मतलब ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ऑलवेज इवन तो है नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और गाइज आप लोग प्लीज़, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मैंने एक वीडियो डाला था ऐसा छोटा सा, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि 9 कब से प्राइम नंबर होने लग गया, कुछ ऐसे कमेंट्स, तो उनको पढ़ के मुझे दुख होता है कि आप लोग करते क्यों नहीं है ये चीज़ें, देखते क्यों नहीं है। क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़िए, रिलेटिवली प्राइम लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज़, राइट। तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आप लोग प्लीज़ गाइज पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए। नहीं तो आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम में आपके मार्क्स कम आएंगे तो फिर सेल्फ डाउट होता है। ठीक है, इसलिए पढ़िए अच्छे से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट 2025 में भी पूछा गया था। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। अब देखिए ये है 1 to the power 1, 3 to the power 3, 5 to the power 5, 7 to the power 7, 9 to the power 9। इनकी वैल्यूज से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और ये है 5 to the power 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, मतलब 5 की पावर कोई भी ले लीजिए आप, यूनिट डिजिट हमेशा उसका 5 आएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई जब भी ऑड नंबर से होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। ठीक है, बस यही आंसर है। और यूपीएससी में भी ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 into 3 into 5 into 7 into 999 तक गया था, और पूछा गया था कि व्हाट वाज द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसैट में पूछा गया, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल कोरिलेटेड है, बिल्कुल ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, और देखते ही सॉल्व होगा विद इन द सेकेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग p is equal to n square where n is odd इंटीजर। एक ऑड इंटीजर है, उसका स्क्वायर अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। आप कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने 3 लिया, 3 स्क्वायर इज 9, 9 डिवाइडेड बाई 8, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट 5 ले लीजिए, 5 स्क्वायर इज 25, 25 डिवाइडेड बाई 8, व्हाट इज द रिमाइंडर, 1। नेक्स्ट 7 ले लीजिए, 7 स्क्वायर इज 49, 49 डिवाइडेड बाई 8, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1। तो आप सिर्फ ऑड इंटीजर्स कंसीडर करिए, उनका स्क्वायर करिए, 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आएगा। कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो द आंसर इज 1। इतना सिंपल क्वेश्चन है, विद इन द सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 is saying a reduction of 10% in the price of sugar enables a person to buy 6.2 kgs more for rupees 2790. What is the reduced price per kg? See everyone, a person went to the market to buy some sugar. He had 2790 rupees in his pocket. But when he went to the market, he got to know that he can buy 6.2 kg more sugar than his expectation because the price of the sugar is reduced by 10%. Right? So
if the price of sugar is reduced by 10% and he had 2790 rupees in his pocket, so 10% of this is what? 279, right? So if the price is reduced by 10% today, it means the quantity that was available for rupees 2790 rupees earlier, I repeat, the quantity that was available for rupees 2790 rupees earlier is now available for 279 rupees less than that amount, correct? But still, if he's paying 2790 rupees, it means he's paying 279 more rupees, right? And for that 279 more rupees, he is getting 6.2 kgs more, actually. So reduced price per kg is what? So 279 divided by 6.2. So reduced price is 45 rupees per kg. So today's price is 45 rupees per kg. So question is what? What is the reduced price per kg? So 45 rupees per kg. Actually, it's a very simple question, guys. Okay. All right. Now let's move to the next question. Question number 33. Question number 33 is saying a single discount which is equivalent to a series of discount P%, P by 2% and P by 4% is 31.6. What is the value of P? Okay, everyone, I won't be saying to solve this question with the process. Just go with the options and try to take the easiest option first. So the easiest option is 20%. Okay, so I'm assuming that the 20% is the correct answer. Just check 20%, right? So 100, 20% discount means 20 rupees discount, so it becomes 80 rupees. And then 20 by 2 means 10% discount means 80 ka 10% would be 8. So 8 rupees discount, it becomes 72. Now 5% of 72. I mean, P by 4 means what? 20 by 4 is 5%. So 5% of 72 is what? 3.6. Okay. So 20 plus 8 plus 3.6. So this is 31.6. 31.6%. That's it, guys. Right, everyone? So 20% we have checked and this is correct. That's it. So for these type of questions, I would advise to please use the options and always start with the easiest choice. Okay. Chalo. Let's move now. Question number 34. Question number 34 is saying a locomotive engine can go 40 km per hour. Its speed gets reduced by a quantity that varies directly as the square root of the number of wagons attached. Okay. It is known that its speed becomes 16 km per hour if 36 wagons are attached. Okay. So everyone, देखिए 40 minus 16 is equal to number of wagons attached to the under root, correct? So this is what? 24. 24 is equal to 6k. This k is 4. So proportionality constant is 4, right, everyone? After that, the question is saying what? The question is saying what is the smallest number of wagons with which the engine is unable to move. Okay. So obviously this is 40 into k under root something x is equal to 0, right? Speed is becoming 0. So 40 is equal to k into under root x. Correct, everyone? So k is what? K is 4. So 40 equal to 4 under root x. So this is 10 is equal to under root x. Then x is equal to 100. So number of wagons attached are 100. ठीक है एवरीवन? देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हाँ अगर आप इतना सोच पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं सोच पाते हैं तो इक्वेशन से बना के कर दीजिए. ठीक है, इतना सोच सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 ऑप्शन होता तो शायद कभी कभी आप 10 भी मार्क कर सकते हैं. तो इस मिस्टेक को अवॉइड करिएगा. ठीक है, आपको स्क्वायर लेना होगा उसका. ठीक है, ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट पे आइए. Question number 35. Question number 35 is a good question. The question says that the two numbers P and Q such that the ratio is x is to y. If 1 is added to both the numbers, it becomes 7 is to 10. If 3 is added to both the numbers, the ratio becomes 3 is to 4. So 7 is to 10 and 3 is to 4. Everybody try to make them same. So the difference of this will be multiplied to both the terms. So the difference of this will be 3. So this will become what?
7:10, and if you multiply 3 with both the terms, so this will become 9:12, right? And originally if 1 is subtracted, so this will become 6:9. So original numbers are 6:9, everyone. If you add 1 to both the numbers, it will become 7:10. If you add 3 to both the numbers, this will become 9:12. 9:12 means 3:4, right? After simplification. So the original numbers are 6 and 9. So question is saying x plus y divided by x minus y. So x plus y, 6 plus 9 divided by 6 minus 9. So this is 15, 15 by minus 3, which is minus 5. This is the answer, minus 5 is the answer. Simple question है, right? रेशियो का आइडिया होना चाहिए. एंड मैं आपको बताऊं फिर से एक बार, मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस वाला चैप्टर आप प्लीज़ पढ़ लीजिए हमारी प्लेलिस्ट से, उसको अच्छे से कर लीजिए. आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड्स, सारे के सारे. ठीक है, ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 इज सेइंग ऑल पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी सी डी ई आर फॉर्म्ड. 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, ऑल द पॉसिबल ग्रुप्स. ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले वो 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स के ग्रुप्स बनाता हूँ. ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई. ठीक है, उसके बाद ए सी डी, ए सी ई, ए डी ई. ठीक है, उसके बाद बी सी डी, बी सी ई, बी डी ई, और उसके बाद सी डी ई. ये टोटल आप पे कितने बने ट्रिपलेट्स? टोटल 10 ट्रिपलेट्स बने. ठीक है, ये टोटल 10 ट्रिपलेट्स है. इतने ही ट्रिपलेट्स आपके बनेंगे, बिकॉज अगर आप 5 में से 3 के पेयर्स बनाते हैं मतलब, तो 5C3 होता है एक्चुअली. 5C3 की वैल्यू आएगी 10. ठीक है, तो टोटल 10 ट्रिपलेट्स आप बना सकते हैं. अब वो कह रहे हैं कि इनको अगर ऐड कर दिया जाए, तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो 6 टाइम्स ए, राइट. ऐसे बी कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6. तो बी भी 6 बार आ रहा है. ऐसे ही सी भी 6 टाइम्स आएगा, डी भी 6 टाइम्स आएगा, और ई भी 6 टाइम्स आएगा. इनका एडिशन आ रहा है 120. ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए 120. तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसकी वैल्यू आ गई 20. तो इसके सम की वैल्यू आ गई 20. तो वो कह रहे हैं इसका एवरेज क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है? तो ये 5 टर्म्स हैं, इनका सम 20 है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाई 5. 20 डिवाइडेड बाई 5, द आंसर इज 4. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ तो शायद आपको सिंपल लग रहा होगा. हालांकि आपको इसके लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है. और अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, तो कम से कम आपको ये ट्रिपलेट्स इस टाइप से बनाने आने चाहिए. ठीक है, अब अगर इसके लिए आपको सोचना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए मुझे 5C3 = 10 पता है, इसलिए मुझे पता था कि 10 ट्रिपलेट्स बनेंगे, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि 10 ट्रिपलेट्स किसी तरह से मैं बना के देखूँ. लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है और आप हिट एंड ट्रायल करके ट्रिपलेट्स बना रहे हैं और चेक कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम में टाइम लगेगा. तो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं किए हैं, या 5C3 या NCR टाइप के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रखे हैं, तो प्लीज़ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करिएगा, नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग हो सकते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है गाइस. लिखा हुआ है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50. इफ 10 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, देन व्हाट विल बी द न्यू अर्थमेटिक मीन. देखिए, अगर n ऑब्जर्वेशंस का एवरेज या अर्थमेटिक मीन अगर x है, और अगर आप हर एक टर्म में 10 ऐड कर रहे हैं या 5 ऐड कर रहे हैं, तो एवरेज भी उतने से ही ऐड हो जाएगा. दैट्स इट. ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्वेशंस उनका जो अर्थमेटिक मीन 50 है और आप सब में 10 10 10 ऐड करते जा रहे हैं, तो एवरेज में भी 10 ऐड हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा 60. ठीक है, ये क्वेश्चन आप विद इन द सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं देखते ही, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो. और नहीं पता है तो फिर आपको टाइम लग सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. अब हम आ रहे हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ r⁴n इज लेस देन 1. ठीक है, देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है r² इज लाइंग बिटवीन 0 to 1. सो r इज व्हाट? -1 to 1, और r इज नॉट इक्वल टू 0. देखिए एवरीवन,
अगर r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और r नॉन जीरो है, तो उसका जब भी आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। स्क्वायर क्या, उसकी कोई भी पावर अगर आप करेंगे तो वो लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, मान लीजिए आपने 0.5 ले लिया, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, उसका क्यूब करेंगे तो 0.125, ठीक है। तो इस तरह से वो पावर मतलब जो है वो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। तो r टू द पावर n इज ऑलवेज लेस देन 1 इफ r is lying between -1 to 1 and r is non-zero, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद कह रहे हैं कि r क्यूब इज लेस देन 2। देखिए एवरीवन, r क्यूब, मान लीजिए r की वैल्यू 1.1 है, तो r क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1.331, ठीक है, 1.331। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लेस देन 2 तो है, लेकिन r जो है 1.1 है, तो r टू द पावर 2 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसमें अगर कोई वैल्यू लाई कर रही है, तो इसमें जो है ऐसी वैल्यूज भी हो सकती हैं जो लेस देन 1 हो। जैसे मान लीजिए इसमें 0.5 भी हो सकता है, ठीक है, r की वैल्यू 0.5 भी हो सकती है और r की वैल्यू 1.1 भी हो सकती है। तो अगर 0.5 है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर 1.1 है तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब एक बार ऑप्शंस को पढ़िए। लिखा हुआ है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। यस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन से ही सॉल्व हो रहा है, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है एवरीवन, ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन इज सेइंग अ क्वेश्चन इज गिवन, ठीक है, इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऑलवेज कॉम्पोजिट नंबर वेयर p एंड q आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है p माइनस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। मैंने एक प्राइम नंबर लिया 3 और एक प्राइम नंबर लिया 2, सो 3 माइनस 2 इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। और मान लीजिए मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया, लेट्स से क्या कहते हैं, लेट्स से ले लिया मैंने 9, नहीं 9 नहीं, 9 तो ऑड नहीं है, सॉरी 9 तो प्राइम नहीं है। मैंने मान लीजिए 11 ले लिया, 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 इज 9, 11 भी ऑड है, 2 भी, सॉरी 11 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, सो ये 9 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू चेक करिए जरा। 3 स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 4 13, 13 तो प्राइम है, ठीक है। लेकिन 11 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो 11 स्क्वायर 121, 2 स्क्वायर इज 4, सो 125, 125। अब देखिए कह रहे हैं इज ऑलवेज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो देखिए यहाँ पे ये कॉम्पोजिट है बट यहाँ पे ये प्राइम है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आप फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन से आंसर नहीं कर पा रहे हैं। एक बार आपको मिल रहा है प्राइम नंबर, एक बार मिल रहा है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, ठीक है। सेकेंड अलोन क्या है, p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, तो ठीक है, मैं इसी नंबर्स पे फिर से रिलाई कर रहा हूँ, 3 प्लस 2 एंड 11 प्लस 2, ये ऑड है, लेकिन 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू 13 है जो कि प्राइम नंबर है, और 11 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की वैल्यू 125 है विच इज कॉम्पोजिट नंबर। तो अगेन इससे भी आंसर नहीं आ रहा है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे हैं द क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय दिस, ठीक है। सो 1/2 रेज टू द पावर n प्लस 1/2 रेज टू द पावर माइनस n, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस n। एक्चुअली ये हो गया, ध्यान से देखिए आप, ये हो गया 2 टू द पावर माइनस n और ये हो गया 2 टू द पावर n, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं इज ऑलवेज ग्रेटर देन q वेयर n इज एन इंटीजर। देखिए एवरीवन, ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 हमेशा हो सकती है, लेकिन n को नॉन जीरो होना पड़ेगा। अब इसमें कह रहे हैं n एक इंटीजर है, तो इंटीजर में तो जीरो भी होता है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट से कुछ नहीं कह पाएंगे। तो एक बार जरा आइए फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है n इज एन इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर में तो जीरो हो सकता है, तो अगेन स्टेटमेंट नंबर 1 से आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सेकंड पे आइए, सेकंड में लिखा हुआ है n इज नेगेटिव, अगर n नेगेटिव है तो ये वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा होगी ही होगी, ठीक है। तो ये बात सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन से आंसर आ जाएगा, बट फर्स्ट अलोन से आंसर नहीं आएगा। तो अगेन यहाँ पे ए चॉइस जो है वो करेक्ट होगी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है एवरीवन। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। क्वेश्चन नंबर 79 इज सेइंग LCM of 3 numbers PQR where P greater than Q greater than R greater than 0 is 30
एंड देयर एचसीएफ इज 5, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो मैं ऐसे 3 नंबर्स लिखता हूँ जिनका एलसीएम 30 और जिनका एचसीएफ 5 है। तो पहला तो हो गया 5, 10, 15, ठीक है। दूसरा हो गया 5, 10, 30। तीसरा हो गया 5, 15, 30 और उसके बाद 10, 15, 30। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर। वो कह रहे हैं P इज ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन 0। P सबसे बड़ा है, तो P, Q, R इन नंबर्स को आप ऐसे ले लो, ये है मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 P इज इक्वल टू 15, P इज इक्वल टू 15 एक ही कॉम्बिनेशन में है हमारे पास। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, यूनिकली निकाल सकते हैं। यस, बिल्कुल सही है। इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 750। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं 750। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहे हैं Q इज इक्वल टू 10। अब Q इज इक्वल टू 10 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इधर आपका प्रोडक्ट 750 है फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में, और सेकेंड वाले कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट कितना है? 1500। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन से आप आंसर नहीं कर पाएंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन से आंसर आ जाएगा 750। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस। ठीक है, एंड फ्रेंड्स ये जो सवाल है ना, ये सवाल थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप ट्रिपलेट्स नहीं बना पा रहे हैं बहुत स्मार्टली। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, बट मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इतना ईजी शायद नहीं होगा जितना ईजी आपको देखने में लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करिए तभी ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे एग्जाम में, एल्स ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई जेड एंड जेड वाई एक्स इज इक्वल टू पी क्यू आर। इज P प्लस आर इक्वल टू Q। देखिए एवरीवन, कोई भी जो 3 डिजिट का नंबर होता है, लेट से एक्स वाई जेड, और उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए जेड वाई एक्स। अब अगर इसका डिफरेंस आप लेंगे तो इसका जो डिफरेंस होगा वो 99 मॉड एक्स माइनस जेड होगा। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 99 का मल्टीपल होगा। 99 का मल्टीपल का मतलब समझिए कि वो हमेशा 11 का भी मल्टीपल होगा। तो इसकी वैल्यू दे रखी है पी क्यू आर। पी क्यू आर जो है 11 का मल्टीपल है। ठीक है, और 11 का मल्टीपल होने का मतलब ये है कि जो Q है उसकी वैल्यू P प्लस आर के इक्वल होगी ही होगी। 11 का कोई भी मल्टीपल जो होगा उसमें जो मिडिल डिजिट होगा वो टर्मिनल डिजिट्स के सम के बराबर होगा, अगर सम जो है जो Q है वो लेस देन और इक्वल टू 9 है तो। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, Q की वैल्यू हमेशा 9 आएगी। आप चेक करके देख लीजिएगा, Q की वैल्यू हमेशा 9 आएगी। उसका रीज़न भी बता देता हूँ। मान लीजिए नंबर है 425 और 524। ठीक है, इसका जब आप डिफरेंस लेंगे तो मिडिल डिजिट हमेशा आपका 9 आएगा। ठीक, और जैसे मान लीजिए ले लीजिए आप 179 माइनस 971। ठीक है, अगेन मिडिल डिजिट आपका फिर से 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमेशा 9 आएगी, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ। सिर्फ मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट देख करके ही आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। Q इज इक्वल टू P प्लस आर ऑलवेज, होगा ही होगा। तो मुझे एक भी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर Q इज इक्वल टू P प्लस आर होगा ही होगा। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट लिखा हुआ है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, इवन विदाउट यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। ठीक है, एक भी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात आपको बताता हूँ, यूपीएससी आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है बहुत ज़्यादा। इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर यूपीएससी सीसैट में 2025 में। उसके बाद लास्ट ईयर यूपीएससी के जितने भी पेपर हुए सब में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, और इस बार फिर से यूपीएससी सीसैट में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो आप डेटा सफिशिएंसी के ऐसे क्वेश्चन ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़रूर। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, सो नाउ दिस वीडियो इज़ ओवर। जितने क्वेश्चंस हम ढूंढ सकते थे हमने ढूंढ लिए। एंड फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ट्राई किया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बताए जा सकते हैं जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। तो ये पेपर अच्छा है, इसमें अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिले, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, और आप लोगों की डिमांड्स भी आ रही थी। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊं और अच्छे तरीक़ों से करवाऊं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब बस आपको इतना करना है कि जो मैंने आपको करवाया है आपको उसी को रेप्लिकेट करना है एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, प्लीज़ इसको पढ़िए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। मैं इसके साथ इसका PDF अटैच कर रहा हूँ, PDF डाउनलोड करिए, क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।